Hello guys, very warm welcome once again to your favorite channel, that is Lukman IS Academy, and we are going to proceed in our daily current affairs analysis session for the day, that is 4th of April, okay, 4th of May it is now. So चलिए देखते हैं हमारी आज की ताज़ा खबरें क्या है। और सबसे पहली जो एक खूबसूरत खबर, तो खैर उसको हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट खबर आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दैट इज इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, दैट इज वायलेंस इन मणिपुर। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है हमारी पूरी जो है कहानियाँ आज के पर्टिकुलर हमारे इस DCA सेशन के अंदर। ओके, सो गाइज हियर वी गो विथ द फर्स्ट हेडलाइन फॉर द डे। ओके, so after 60 years of work, world's first RSV vaccine approved by the United States. Okay, the vaccine RSV made by GSK is designed to be given as a single shot to adults, those who are 60 and older. So guys, जो चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो क्या है, ज़रा उस पर नज़र डालेंगे अगर आप लोग। तो after 60 years of work, world's first RSV vaccine is approved by the US FDA। ठीक है, तो अब हमें डिस्कस करना है कि ये RSV वैक्सीन क्या होती है और 60 साल क्यों लग गए इसके अप्रूवल के लिए, आखिर इसमें ऐसा क्या है। ओके, इतनी कौन सी खतरनाक जो ये चीज है जिसको अप्रूव करने के लिए 60 साल लग गए। ओके, सो लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट्स गाइस। सो द वैक्सीन, एक तो पहली चीज जो अपने दिमाग में होनी चाहिए, इट इज मेड बाय अ कंपनी नोन एज GSK। ओके, ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है GSK। ठीक, डिजाइंड टू गिव एज अ सिंगल शॉट टू एडल्ट्स। देखो क्या है, सिंगल शॉट। जैसे कि हमारा कोविड का वैक्सीन जो था वो हमने कैसे लिया है, वो हमने 2 शॉट्स में लिया है, वो हमने 2 बार में लिया है, फिर बाद में उसका एक बूस्टर डोज भी आया है। ठीक, लेकिन अपने को यहां पर RSV वैक्सीन के लिए कोई ऐसा डबल डोज, डबल शॉट्स या बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है। Okay, this is what has been stated. Now, let's see the next point here. So, on Wednesday, 3rd May, the US Food and Drug Administration approved the world's first vaccine to prevent RSV. क्या होता है RSV? Respiratory syncytial virus. Okay, respiratory syncytial virus, a respiratory ailment that can turn serious in infants and the elderly। तो ये 2 लोगों को सबसे ज़्यादा जो वायरस है, ओके, जो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में सबसे ज़्यादा परेशानी करता है, ओके, वो 2 सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। इन्फेंट्स, ओके, बच्चे 5 साल तक के, और एल्डरली, दोज हु आर 60 एंड अबव, राइट। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, ठीक है, अभी आपके सामने टर्म आया था FDA, US FDA, तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका अप्रूवल दिया है। किसका अप्रूवल दिया है? RSV का। RSV क्या है? रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इसका वैक्सीन। ओके, सो RSV वैक्सीन किसको इंपैक्ट करता है? ये इन्फेंट्स को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, और एल्डरली को। ओके, सो की पॉइंट्स टू नोट हियर, द वैक्सीन दैट इज RSV was developed by UK based। देखो, US ने भले ही दिया है अप्रूवल, लेकिन ये वैक्सीन बेस्ड कहां की है? ओके, सो वैक्सीन इज बेस्ड, ओके, कंपनी, ओके, वैक्सीन नहीं, सॉरी, कंपनी कहां की बेस्ड है? तो कंपनी इज बेस्ड इन यूनाइटेड किंगडम। ओके, क्या नाम है इसका? GlaxoSmithKline। ओके, GSK in short, GlaxoSmithKline has approved, okay, adults over the age of 60 as a single dose vaccine। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, वो क्या है? तो सबसे पहली चीज जो यहां पर आपके दिमाग में आनी चाहिए, तो ये किसने वैक्सीन को अप्रूव किया है? US ने, US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। बनाया किसने है? बनाया है UK बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी ने। कंपनी का नाम है GSK, बोले तो GlaxoSmithKline। ओके, फिर किसके लिए बना है ये वैक्सीन? RSV। क्या है RSV? रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इसके लिए वैक्सीन बना है। ओके, और ये दुनिया की पहली वैक्सीन है जो RSV के ऊपर बनी। किसको किसको ये RSV सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है? ये इंपैक्ट करता है इन्फेंट्स को, और उसके बाद एडल्ट्स को। ठीक, एडल्ट्स भी नहीं, सॉरी, एल्डरली को। इन्फैक्ट्स एंड एल्डरली, जो बूढ़े हैं उनको, यानी कि 60 से ऊपर, और इन्फेंट जो कि 5 से 7 के बीच हैं, या 5 से नीचे आप इनको बोलेंगे हम इन्फेंट।
ओके, सो बनाने वाली कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ये यूके बेस्ड कंपनी है और इसका अप्रूवल दिया है यूएस के एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्या है ये? रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ओके, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हो ब्रीथिंग प्रॉब्लम जनरेट करने वाला वायरस है ये, ठीक। सो अब लार्ज स्टडी इन्वॉल्व 25,000 पार्टिसिपेंट्स। अगर आप इसकी कहानी को समझो तो इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं? 25,000। okay, 25,000 participants those were involved. So the vaccine was found to be 94% effective. okay, कितना? 94% effective and 83% effective at reducing symptomatic infection. okay, तो अगर सिवियर इलनेस आरएसवी का हो चुका है तो ये वैक्सीन 94% इफेक्टिव बताई जा रही है, ठीक। लेकिन अगर सिवियर इलनेस नहीं हुआ है, सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, यानी कि अभी सिर्फ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ओके, तो ये 83% इफेक्टिव है। यानी कि पूरी तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये एक बढ़िया मेडिसिन है। ओके, इसको आप ओके बोल सकते हो, राइट। सो 25,000 पार्टिसिपेंट्स पर इसको टेस्ट किया गया। 94% इन दी सिवियर इलनेस में ये समझ में आया कि ये बढ़िया काम करेगा और 83% सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में। देखो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस व्हेन इट कम्स टू द मेंस एग्जामिनेशन दिस डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच क्रूशियल एज वेल। अगर आप ये डेटा लिख सकते हो तो यानी कि आप एग्जामिनर के दिमाग में बहुत बढ़िया लेवल का इंपैक्ट ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। That is, you are showing some extra level of very good knowledge, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज होती है और एक एक्स्ट्रा गुड नॉलेज होती है, और यहां पर आप क्या शो कर रहे हो? यहां पर आप शो कर रहे हो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ गुड नॉलेज। ओके, सो व्हाई इट मैटर्स? ओके, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो 60 साल लगाकर तो ये वैक्सीन बनी है, 6 decades फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड in most people RSV presents as cold like symptoms। तो कई बारी ना तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको RSV हुआ है, उनको लगता है कि कोल्ड है और फिर बीमारी ज्यादा बढ़ने लगती और बढ़ते बढ़ते फिर ये बहुत सीवियर हो जाती है। कितने हजारों लोगों की इससे डेथ भी हो चुकी है। सो हाउएवर इट हैपेंस टू बी द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अगर आप देखो यहां पे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड्स लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अगर आप देखो तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के लिए जो CMR है उसके लिए ये डिजीज कितनी लीथल है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड लीडिंग कॉज आफ्टर निमोनिया। ओके, in the first year of the child's life across the world, देखो लिखा है across the whole world। हम इंडिया, एशिया या इंग्लैंड या अमेरिका की बात नहीं करें, हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया को जो है इस पर्टिकुलर RSV ने बहुत सारे बच्चों को जो कि 1 साल से कम हैं उनकी जान ली है, ठीक। क्योंकि शुरुआती दिनों में लगता है कि ये सिर्फ छोटा सा सर्दी बुखार है या फ्लू है, लेकिन दरअसल ये फ्लू नहीं है। ओके, सो ऑल्दो चिल्ड्रन अंडर द एज 5 are more vulnerable to serious RSV, this particular vaccine has not been tested in or approved for babies। ओके, जो एकदम अभी नवजात शिशु हैं, ठीक है, उनके लिए ये नहीं है, ठीक। जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हो गए हैं ये उनके लिए है। सो RSV इन इंडिया अगर हम बात करें, सो इट इज okay, RSV is a virus that affects people all over the world. However, there isn't accurate data on cases of RSV in India। okay, accurate यानी कि जो exact data होगा कि कितने परसेंटेज लोग होंगे जो RSV से संक्रमित होंगे इंडिया में, उसका हमारे पास देखो अभी है अभाव, लगा है क्वेश्चन मार्क। We really don't have any particular clue। Okay, so there is no news as of yet on the vaccine sale in India। अभी तक RSV के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी एक पर्टिकुलर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि हम RSV खरीद बेच रहे हैं या वैक्सीन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, चलिए तो दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट पुट्स अ स्टे ऑन बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस। तो पटना हाईकोर्ट ने एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट फैसला लेते हुए, बहुत ही बेहतरीन फैसला लेते हुए बोला है कि देखो ऐसा है कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला था बिहार रीजन के अंदर, फिलहाल उस पर आप लगाइए रोक। रोक मतलब क्या? स्टे मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, इसको अभी डिनाई नहीं किया गया है,
इसको अभी डिनाई नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। इसको अभी यस भी नहीं बोला गया, यानी कि इसको अप्रूव भी नहीं किया गया, इसको एक्चुअली में हॉल्ट किया गया है, यानी कि पॉज किया गया है। कभी भी आप स्टे की बात करें तो यह चीज ध्यान रखिएगा, दैट इट इज पॉज्ड। इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है कि यस इट इज अप्रूव्ड और नो इट इज डिनाइड। ओके, तो पटना हाईकोर्ट ने अभी एसईसीसी पर, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस पर फिलहाल क्या लगाया है दोस्तों, स्टे लगाया है। ठीक है, अभी स्टे है, तो वी डोंट नो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो स्टेट गवर्नमेंट वांटेड टू कंडक्ट कास्ट एंड इकोनॉमिक सर्विस। ओके, तो यहां पर जो है ही, यहां पर जो होंगे ये बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे, हम सब जानते हैं इनको, नीतीश कुमार साहब। ठीक, so he said that this right to conduct survey is beyond the jurisdiction of the state government, but Advocate General P.K. Shahi during the hearing on Wednesday said that the survey is being conducted to make plans for public welfare and to improve the social level. ठीक है, पब्लिक वेलफेयर और सोशल लेवल को एनहांस करने के लिए ये प्लान फॉर्मुलेट किया जा रहा है। ओके, सो द बिहार गवर्नमेंट लॉन्च्ड दिस When on 7th of January, लेकिन इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जनाब आप लगा दीजिए स्टे। अब देखिए यहां पर एक जो लाइन लिखी है उस पर वापस से आते हैं। एडवोकेट जनरल हैं हमारे, एडवोकेट जनरल हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है हर एक स्टेट का, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंटर में अगर हमारे पास होते हैं अटॉर्नी जनरल, ओके, इन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट वी हैव गॉट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, आर्टिकल क्या है इनका, आर्टिकल 76। तो उसी तरीके से सेंट्रल अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी अपना उनका खुद का एक लॉयर होता है, वकील होता है, एडवोकेट होता है, जिसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। ओके, सेंटर में अगर हैं तो वो कौन हो गए, वो हो गए अटॉर्नी जनरल अंडर आर्टिकल 76। लेकिन अगर ये स्टेट में है तो इनका नाम होता है एडवोकेट जनरल, इनका क्या आर्टिकल नंबर होगा, 165। ओके, सो ये चीज़ जब आप पॉलिटी के अपने जो बेसिक्स पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, या जब आप अंसारी सर की क्लास में आएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील होते हैं। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपने अलग अलग वकील होते हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने वकील होते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। इनका आर्टिकल नंबर क्या होता है एडवोकेट जनरल का, ये होता है सिंपली 165। ठीक, सो बिहार के एडवोकेट जनरल हैं पी के शाही। देखिए अगर आप बिहार पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपको ये टर्म इंपॉर्टेंट है लिखना, ओके, कि हु इज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार करेंटली, तो ये हैं पी के शाही साहब। लेकिन अगर आप यूपीएससी को ही फोकस कर रहे हैं, यूपीएससी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ बिहार पीएससी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, so Advocate General during the hearing on Wednesday said that the survey is being conducted to make plans for public welfare and to improve the social level. देखो इंडिया में कास्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, दुनिया भर के देशों में ये कास्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है कितना नहीं, वो बहुत ज़्यादा, अगर टू बी वेरी एक्यूरेट, कास्ट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बाकी देशों में, लेकिन इंडिया में कास्ट एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर आप देखो तो कास्ट से निकलता है डिस्क्रिमिनेशन, अनफॉर्चुनेटली। ठीक, अब इस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि इक्वालिटी को इंप्लीमेंट कराने के लिए पूरी सोसाइटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और खास तौर पे टू द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि इक्वालिटी सब में इक्वली हो, इक्विटी और इक्वालिटी दोनों हो, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा कि जितने भी सप्रेस्ड क्लासेस थे उस टाइम, सप्रेस्ड क्लासेस जिन्हें हम दलित्स कह रहे थे उस टाइम, या हरिजन हम कह रहे थे, ठीक है, जो हम कहते थे हरिजन हैं, हरि के जन है, हरि मतलब क्या, भगवान, तो भगवान के लोग हैं, ठीक है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक, तो उसी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए इस देखा हमने कि इस बात का पूरा ध्यान रखा, पूरा इस बात को एश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करे। ओके, सो इसीलिए आर्टिकल 14 को सबसे पहले डाला गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और साथ ही साथ आर्टिकल 15 को रखा गया, दैट इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन।
फिर डाला गया आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या बताया गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और फिर डाला गया आर्टिकल 17 दैट इज एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, तो ये वो आर्टिकल्स थे जो कि पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को टारगेट कर रहे थे। इसमें अब आप चाहोगे तो आर्टिकल 18 और 19 भी जोड़ सकते हैं। ओके, 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, 19 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ जो कि इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है, तो वो है हमारे पास हमारे आर्टिकल्स 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर साहब ने ना इन बातों का पूरा ध्यान रखा था और बहुत कॉन्क्रीट लेवल पर ध्यान रखा था कि ऐसा है, सबको मिलना चाहिए एकता, बराबरी। ठीक, सबके किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया था, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, देखो लिखा था ओनली 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, फिर रेस, मेरा रंग रूप, फिर कास्ट, फिर व्हाट इज माय जेंडर एंड देन द प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ओके ये फंडामेंटल राइट्स तैयार कराए गए थे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यही बात बोलता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एज वेल एज 18 जो टाइटल्स को अबॉलिश करता है। बोलता है कि क्या, कि भाई सब के सब जो हैं यहाँ बराबर हैं, everyone is equal, no one is like having the higher authority, higher rank in the society. It's just about your business, that is your class, or your profession, that is your class. There is nothing known as caste. Okay? आर्टिकल 18 ये बात बताता है कि everyone is equal, कोई राजा महाराजा यहाँ पे नहीं है। ठीक, सो यहाँ पर देखिए वही बात बताई गई कि इस तरीके से मुझे देखना था कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि लोअर इन सोशल स्टेटस हैं, तो इनको मुझे ऊपर उठाना है। तो इनके लिए मुझे निकालना होगा एक बहुत ही खूबसूरत पॉलिसी जिसका नाम था रिजर्वेशन। ओके, जब मैंने इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ चीजें ऐड ऑन करी, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ऐसे में मुझे ध्यान रखना था कि यहां पर आएगा क्या, रिजर्वेशन। ठीक, तो रिजर्वेशन मैं कैसे दे सकता हूं, किसको दे सकता हूं? पहले मुझे चाहिए रिजर्वेशन के लिए प्रॉपर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, और इसी बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे जरूरत है डेटा की। और ये डेटा कहां से मुझे मिलेगा? एक्यूरेट डेटा मुझे मिल जाएगा अगर मैं कास्ट बेस्ड सेंसस रखता हूं, या इसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यही बात देखिए यहां पर जो एडवोकेट जनरल हैं हमारे बिहार स्टेट के, उन्होंने बताया कि सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड टू मेक प्लान्स फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड टू इंप्रूव द सोशल लेवल। यानी कि मुझे आइडेंटिफिकेशन में अब आसानी हो जाएगी कि इतने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनके उस हिसाब से, उनके नंबर्स के हिसाब से, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के हिसाब से अब मुझे स्कीम तैयार करनी। ओके, सो द ओरिजिन ऑफ द सेंसस, अगर हम थोड़ी सी इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सो ओरिजिन ऑफ द सेंसस गोज बैक टू द कॉलोनियल एरा इन 1881. Okay, so it has evolved and been used by the government, policy makers, academics and others to capture the Indian population, access resources, map social change, delimitation exercises etc. जहाँ पर मुझे पता होता है कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कौन सा रिलीजन, कास्ट, कौन सा सेक्स, ठीक है, कौन सा जो है एक पर्टिकुलर रेस, ये सब डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। और साथ ही साथ मुझे भी पता है कि इस पॉपुलेशन में लेट्स से इस एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो अब मुझे यहाँ पर ये XYZ स्कीम्स जो कि स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाई है मैंने, तो यहाँ इसका प्रॉपर फोकस होना ज़रूरी। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ व्हाट द सोशो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस और द कास्ट सेंसस। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में जब हम होते हैं तो टीचर कैसे, कमजोर स्टूडेंट अगर कोई होता है तो उसको, वो अगर वो पीछे बैठता है या बीच में बैठता है तो उसको कैसे हम बोल देते हैं कि नहीं तुम ये बैक बेंच पे मत बैठो, तुम इधर आओ, तुम ये फ्रंट बेंच पर बैठो, सो दैट अगर टीचर यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो ये टीचर का इनके ऊपर पूरा और प्रायर फोकस हो। ऐसा नहीं है कि बाकी के बेंचेस पर फोकस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट बेंच है तो यहाँ पर फोकस क्या होगा, वो ज्यादा होगा, तो इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कमजोर है फिलहाल।
ठीक है, और यही हमारा संविधान कहता है कि अगर आप कमजोर हैं तो बीइंग अ स्टेट ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सशक्त करूं, स्ट्रेंथ दूं, पावर दूं. Okay, so the first caste census, okay, that is socio-economic caste census was conducted for the first time in 1931, that is by the British itself. Okay, तब तक यहाँ पर बी आर अम्बेडकर एक हीरो बन चुके थे. He was the leader of the masses at the time, as well as he was having the full hand support of M.K. Gandhi, right? तो ये सारे वो लीडर्स थे जिन्होंने इस कास्ट बेस्ड सेंसस को सपोर्ट भी किया था. सो अगर आप देखिए यहाँ पे SECC इज मेंट टू कैनवस एवरी इंडियन फैमिली, कैनवस दैट इज कवर बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन नेशंस, अर्बन एरियाज. सो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर उसके अलावा जो कास्ट से स्टेटस है मुझे ये पता हो जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं. बहुत ही अच्छा मेरे लिए ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकता है स्कीम या कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए. ओके, बिकॉज नाउ आई कैन टारगेट द एग्जैक्ट बेनिफिशियरी. ठीक, सो अगर आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द सेंसस यानी कि जो सिंपली जनगणना होती, जो सिंपली जो पॉपुलेशन पर हो रही है, वहां पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो एक है. और दूसरा है SECC दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जहां पर कास्ट को पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है. सो द सेंसस प्रोवाइड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन without any what you can call it categorization. Okay, while SECC is a tool to identify beneficiaries of state support. Okay, so हम जानते हैं किस तरीके से reservation is a state subject. ठीक, तो ये स्टेट को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा जो है एक सपोर्टिंग टूल हो सकता है. Then, since the census falls under the Census Act of 1948, all data are considered confidential. Whereas, according to SECC website, all the personal information given in the SECC is open to use for any government. Okay, open to use by government. तो अगर हम बात करें सेंसस, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के तहत, लेकिन SECC के लिए ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वहां कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई केस नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि यहां पर आपका कोई डेटा लीक हो रहा है. और अगर आप बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो आर्टिकल 340 खुद कहता है, ओके, टू हैव अ कमीशन दैट इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो आर्टिकल 340 तो खुद ही कह रहा है, दो वहां पर SECC का नाम नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड educationally backward classes and make recommendations as to the steps that should be taken by the government. तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनेगा, ठीक, जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में करेगा हेल्प. कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी भी कौन सी? पॉलिसी फॉर द सेफगार्ड, ओके, प्रोटेक्शन and promotion of whom? Of all the suppressed classes or the backward classes. तो constitutional provision भी है हमारे पास आर्टिकल 340. ठीक, नेक्स्ट, studies point out that transboundary conservation is essential to save the endangered red pandas. Okay, तो एक रिपोर्ट ने बताया है कि जो रेड पांडाज हैं, जो इंडिया, चाइना, बहुत जगह तिब्बत वगैरह सब जगह दिखाई दे रहे हैं, उनको सेव करना है बिकॉज वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड हैं. ओके, एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन जरूरी है बिकॉज द रेड पांडाज, पहले लिख रखा है एंडेंजर्ड. सो रेड पांडाज दे यूजुअली लिव इन चिली, कोल्ड, माउंटेनस. ओके, चिली मतलब क्या? कड़ाके की, मतलब एकदम खतरनाक, ठीक है, जो एकदम गलाने वाली सर्दी या गर्मी होती है उसे हम कहते हैं चिली. ओके, तो कोल्ड और माउंटेनस मिक्स्ड डेसिडियस एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज. तो हमें मिलेंगे रेड पांडास यहां पर. ठीक है, क्या है? ईस्टर्न हिमालयाज की हम बात कर रहे हैं. ठीक, सो कोल्ड माउंटेन्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम देखें तो हम यहां पर ईस्टर्न हिमालयाज गए, यानी कि हम गए पूर्वांचल हिल्स की तरफ. ओके, अब ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं, राइट, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि डेसिडियस फॉरेस्ट हैं ये, और डेसिडियस
एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट भी हैं। तो ये गाइस आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप मुझे बताओगे डिस्टिंक्शन डेसिडियस और कॉनिफरस फॉरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिडियस एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट। Okay, so this will be your homework, that what you understand by differentiate between the deciduous forest and coniferous forest. ठीक। So अगर हम बात करें इनके habitat की, so in the eastern part of the Himalayas this type of suitable habitat is available only in the Sanglila and Neora Valley National Parks, that is available in the Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. ओके, तो ऐसा डेसिडियस और कॉनिफरस फॉरेस्ट, ओके, कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है कहाँ अवेलेबल है, तो ये हमारे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में मौजूद संगीला और न्योरा वैली national parks respectively, they are available there because it provides to be a very good habitat for the red pandas. Okay, so they belong to the order Carnivora as per the taxonomic classification, but they have adopted to a vegetarian diet. ठीक है, अगर हम बात करें इनके ओरिजिन की, तो पहले पता था हमें कि ये एक जो है कार्निवोरस एनिमल है, यानी कि ये नॉनवेज खा सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि किस तरीके से चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है और एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ एडेप्टेशन, उसके तहत हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रेड पांडा अब वेजिटेरियन हो गए। ओके, सो दे हैव क्विट दी नॉन वेज फूड, थोड़े धार्मिक होते जा रहे हैं शायद। ओके, सो देयर आर ओनली 2 डिफरेंट पांडा स्पीसीज इन द वर्ल्ड। क्या क्या है? एक होता है जायंट पांडा और दूसरा होता है रेड पांडा। ठीक है, तो रेड पांडा डिप्लोमेसी भी काफी फेमस है। ओके, चाइना की, वियतनाम की तरफ, नॉर्थ कोरिया की तरफ, साउथ कोरिया की तरफ इन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किया था रेड पांडा डिप्लोमेसी का। कभी आईआर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें चाइनीज रेड पांडा की, इनका देखिए जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एलुरस स्त्यानी। ओके, ये एलुरस स्त्यानी। सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साउथ ईस्टर्न तिब्बत, नॉर्दर्न म्यांमार, सिचुआन एंड यूनान प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक, और ये अब आपने देखा है वेस्ट बंगाल में तो मिलते ही हैं। ठीक, सो zygomatic, that is cheekbone, breadth and skull size of the Chinese red panda are larger than the Himalayan red panda. ओके, तो जो अगर हम साइज की बात करें तो जो चाइनीज रेड पांडा हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं हिमालयन रेड पांडा के कंपैरिजन में। द फेशियल कलर ऑफ द चाइनीज रेड पांडा ऑब्वियसली इज रेडर, दैट इज व्हाई इट इज द red panda as compared to the Himalayan red panda. And in the Chinese red panda, tail rings are more prominent, with dark rings being darker red and the pale rings being whitish than the whiter red panda. तो ये डेटा देखो, अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऊपर के ये जो 3 डेटा हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, उनका याद होना ज्यादा जरूरी। ओके, कि नॉर्दर्न म्यांमार में भी मिल रहे हैं, चलो नॉर्दर्न भी हटा दो तो म्यांमार में तो मिल रहे हैं। चाइना के अंदर 2 लोकेशंस हैं, सिचुआन और यूनान। ठीक, फिर तिब्बत में मिल रहे हैं, और भाई साहब इंडिया के वेस्ट बंगाल में तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं कि ये जो वैलीज हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं वो क्या हैं। सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिंगलीला रिज, 7000 फीट की ऊंचाई पर, किधर? दार्जिलिंग। ठीक, सबसे खूबसूरत लोकेशन जो है यहाँ पर क्या है? संदाकफू। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर सच में धरती पर जन्नत होती है, समझ में आएगा। आप ऊपर दिखाई देंगे और बादल आप खुद को नीचे तैरते देख पाएंगे, इतने बेहतरीन माउंटेन्स हैं यहाँ पे। देन सिंगलीला दार्जिलिंग परचेज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम सिक्किम दरबार इन 1882। जब सिक्किम उस टाइम इंडिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था, सिक्किम के दरबार से संगलीला को ब्रिटेन ने खरीद लिया था। ठीक, then notified as a reserve forest under the Indian Forest Act of 1878. Okay, right, it was notified as a national park in 1992 and was also officially opened up for the tourism. Right, so notified as a reserve forest under the Forest Act of 1878. Guys, I hope you guys are penning this point very carefully, writing this point very carefully. Take, so
नेशनल पार्क 1992 में बताया गया है, नोटिफाइड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट थ्रू द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो न्योरा वैली नेशनल पार्क ये किधर है? अब पहला वाला दार्जिलिंग में था, तो दूसरा वाला हमारा हो जाता है कलिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। ओके, अब देखो यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट biological zones in the entire eastern India, and Neora Valley National Park is the natural habitat for the red panda, and it borders with the state of Sikkim and the country of Bhutan. तो अगर वेस्ट बंगाल से पास में सबसे नजदीक इसके कौन सा पड़ेगा स्टेट? सिक्किम, और कंट्री कौन सी पड़ेगी? भूटान। ठीक है, सो फ्लोरा एंड फौना अगर आप देखें तो ये सारी चीजें रोडोडेंड्रोन, बैम्बू, ओक, फर्न्स, साल यहां पर अवेलेबल हैं। फाउना की अगर हम बात करें, इंडियन लेपर्ड, रेड पांडा, बट ऑब्वियसली स्लॉथ बेयर, एशियाटिक गोल्डन कैट, गोरल, sambar deer, they are also available inside this beautiful location. Okay, so guys, now this is the last headline for the day. We have got Indian Patent Office rejected Johnson and Johnson's claim for a secondary patent on its tuberculosis drug, that is bedaquiline. Okay, so Indian Patent Office ने जॉनसन एंड जॉनसन के क्लेम को दूसरी क्लेम्स फॉर अ सेकेंडरी पेटेंट ऑन इट्स ट्यूबरकुलोसिस ड्रग बेडाक्विलिन को क्या किया है? रिजेक्ट किया है, मना किया है। ठीक है, आइए पूरी कहानी को समझते हैं क्या है। तो बेडाक्विलिन क्या है ये? इट इज एन ओरल मेडिकेशन, यानी कि एक टाइप की टैबलेट होती है, दैट इज यूज्ड टू ट्रीट व्हाट? टीबी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्या है? देखो, बेडाक्विलिन एक दवाई है। सिंपल शब्दों में व्हाट इज बेडाक्विलिन? इट इज अ मेडिसिन जो कि ओरली ली जा सकती है, यानी कि इसके लिए कोई जो है ड्रिप लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो पर्टिकुलरली टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अगर टीबी का अगर ये वाला वेरिएंट है एमडीआर बोले तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बोले तो सबसे खतरनाक अगर टीबी कोई होता है तो होता है एमडीआर बोले तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब आप समझ गए होंगे, दैट इज बहुत सारी दवाइयों को भी इसका इंपैक्ट नहीं होता इसके अंदर। ठीक, सो इट टारगेट्स द एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट सिंथेसाइज एंजाइम ऑफ द टीबी माइकोबैक्टीरिया। अब देखो ये साइंटिफिक नाम है, नाम लेने में ही जबान जो है लड़खड़ा जाती है। क्या है यहाँ पर? देखो क्या लिखा है, टारगेट्स द एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट, एक एंजाइम है किसका? टीबी का। तो ये जो बेडाक्विलिन है ये किसको टारगेट करती है? ये एटीपी को टारगेट करती है। एटीपी विच इज एन एंजाइम, एंजाइम ऑफ व्हाट? एंजाइम ऑफ टीबी। और इस एंजाइम का नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एंड इट इज bedaquiline central to WHO recommended TB treatment, and India is also the country with the second highest number after South Africa of estimated HIV associated TB cases। तो मतलब कि इसकी हमें इंडिया में सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी हमने अभी जो है मना किया है कि भाई ऐसा है, आज नहीं, आप जॉनसन एंड जॉनसन आप फिर कभी आइए, हम बाद में जो है बात करेंगे इस पर्टिकुलर बेडाक्विलिन के बारे में कि आपको इसका पेटेंट देना चाहिए या नहीं। ओके गाइस, सो आज के सेशन के लिए इतना ही। कुछ एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करने के लिए जिनको हम अपने अगले डीसीए सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि एस्से टेस्ट सीरीज जो है आपका शुरू हो रहा है 23 जून से 2023 इटसेल्फ, विच इज एज पर द सीएसई मेंस पैटर्न ओनली। सो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल लाइन लिखी गई है, एस्से इज एथिक्स एंड एथिक्स इन एस्से, राइट। सो गाइस, हमें कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सबूत अवेलेबल है कि हमारे जो टॉप रैंकर्स हैं एसए के 2016 से 2021 में उन्होंने किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। तो उनकी रैंक और उनका स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इनके पास है दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल, जो कि जीएस पेपर 2, पेपर 4 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही बड़ा और मैं बोलूँगा यूनिक नाम है, जिनका नाम है हमारे एस अंसारी सर। ओके, और यही आपके लिए लेकर आ रहे हैं एथिक्स फाउंडेशन बैच भी, ओके, 2023 एंड 24 के लिए। सो गाइज, ये रहे हमारे रैंकर्स और उनके प्राप्त किए हुए बेहतरीन स्कोर्स, राइट। सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंक 2 मार्क्स 147, रैंक 1 157, ओके, रैंक 3 144,
rank 11, 142 in their respective examination years. Okay guys, so ये देखिए लुकमान IAS की खासियत है और ये खासियत आपको भी मिल सकती है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ मौजूद है आपका QR कोड, इसे बस स्कैन करें और खुद को रजिस्टर करें क्योंकि जो बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 12 जून से. Okay, so guys, you guys have got no time left to be wasted, so quickly grab the opportunity, and as I've always stated, never let anything come between you and your success. Okay guys, so that's it with this session as of now. Thank you so much for joining. See you all soon. Till then, bye bye, take care, study well, and yes, Jai Hind.